नमस्कार साथियों, अमृत कृपा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लेके आए हैं वो एक जानकारी से संबंधित है। वो आपके किसी पाठ्यक्रम के किसी टॉपिक से संबंधित नहीं है, या आपको एक जानकारी देने के लिए बनाया गया है। और जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रीट पात्रता से संबंधित है और उसमें भी L1 लेवल 1 है। उनकी एक तो कि 90 दिनों के अंदर है और हम कैसे तैयारी करें उसकी थोड़ी सी अपन रणनीति देखेंगे। और इसके अलावा जो मेन अपना मकसद है इस वीडियो का वो है पूरे सिलेबस पे जानकारी कि सिलेबस है क्या क्या इसके अंदर। आप जब भी तैयारी करते हो, आप किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करो, पहला काम होता है आपके सिलेबस याद होना चाहिए। आपके यदि सिलेबस याद नहीं है तो फिर आपकी तैयारी अधूरी है। आपके एक एक पॉइंट सिलेबस का आपके साथ हमेशा सिलेबस रहना चाहिए। सिलेबस को आप मिलाते रहोगे तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि हमने कितना पढ़ लिया, कितना हमारा बाकी है। तो हम बात इस पे ही करनी है अपने को। एक मिनट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें इन 90 दिनों के अंदर तैयारी कैसे करनी है। तैयारी कैसे करनी है, मैं जो हमारे सामने जो प्रश्न है वो ये है। पहला ही पॉइंट मैंने आपको बताया है कि आपके जो सिलेबस है वो हमेशा आपके साथ रहना चाहिए। ये सिलेबस आपके याद होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या है। यदि आपके सिलेबस याद नहीं है तो मैंने बताया कि आपकी तैयारी अधूरी है। उसको बार बार देखिए, आप कौन सा पॉइंट आपके रह गया, कौन सा पॉइंट आपको हार्ड लग रहा है, कौन सा आसान लग रहा है, ये होना चाहिए। फिर सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पहले मोटा मोटा ये बता देता हूं कि आपके पार्ट क्या क्या हैं। आपके 5 भाग हैं। उसमें सबसे पहले मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है। उसके बाद 2 आपकी भाषा के ऑप्शन है, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड। और उसके बाद में आपके गणित है और फिर उसके बाद में पर्यावरण अध्ययन है। पर्यावरण अध्ययन है। हम बात आज सिर्फ और सिर्फ L1 की करेंगे। इनके यहां 5 पार्ट हैं। यहां पे जो साइकोलॉजी है उसके आपके 30 क्वेश्चन होंगे। ये इधर क्वेश्चन की संख्या लिख रहा हूं मैं। उसके बाद जो भाषा फर्स्ट है उसके भी 30 क्वेश्चन होंगे, भाषा सेकंड के भी 30 क्वेश्चन होंगे, गणित के भी आपके 30 क्वेश्चन होंगे और ईवीएस के भी आपके 30 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होगा। इसका मतलब ये आपके 30 मार्क्स का है, ये आपके 30 नंबर का है, ये भी 30 नंबर का है, ये भी 30 नंबर का है और ये भी 30 नंबर का है। टोटल आपके 150 क्वेश्चन होंगे और आपके 150 ही इनके नंबर होंगे। और इसके लिए सोल्व करने के लिए आपको 150 मिनट्स का ही टाइम मिलेगा, यानी आपको 2 घंटे और 30 मिनट ये आपको टाइम मिलेगा। एक चीज याद रखनी है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। रीट मेंस के अंदर नेगेटिव मार्किंग है, पात्रता में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यह आप जरूर याद रखें। आपको यहां पे 60% लेके आने हैं, आपको नंबर है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं आपके पास है। हर जो पार्ट है वो आपका बराबर हिस्सा रखता है। यहां मनोविज्ञान है सबसे पहले 30 प्रश्नों से संबंधित, जिसके 30 नंबर हैं। इसके बाद ये थोड़ा सा एक मामला है कि भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड। इसको एक बार थोड़ा सा आपको समझा देता हूं मैं। एक तो है भाषा फर्स्ट और उसके बाद है भाषा सेकंड। और जो यहां सूचियों के अंदर आपके इस रीट के अंदर जो भाषाएं दे रखी हैं उन भाषाओं में से आपको 2 भाषा चुननी होती है। मोस्टली जो भाषाएं होती हैं
सबसे ज्यादा जो भाषाएं सुनी जाती हैं वो तीन है आपकी। एक आपकी हिंदी है, एक आपकी संस्कृत है, और एक आपकी अंग्रेजी है। अंग्रेजी है, ये तीन भाषाएं हैं ये। यदि आप पहली भाषा हिंदी चुनते हो तो आपके पास फिर सेकंड भाषा चुनने का ऑप्शन संस्कृत या अंग्रेजी रहता है। हालांकि इसके अलावा आपके उर्दू भी है, पंजाबी भी है, सिंधी भी है, और भी ये भाषाएं हैं। लेकिन जो 90% जो बच्चे हैं वो इन भाषाओं से संबंधित है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा इन तीन भाषाओं को लेकर मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि यदि आप पहली भाषा हिंदी ले रहे हैं तो आपको दूसरी भाषा, यहां मान लीजिए आप हिंदी ले रहे हैं तो आप दूसरी भाषा हिंदी नहीं ले सकते, तो यहां आप या तो अंग्रेजी ले सकते हो या फिर आप संस्कृत ले सकते हो, ये ऑप्शन है। यदि यहां पर आप संस्कृत लेते हो तो फिर सेकंड लैंग्वेज है वो आप संस्कृत नहीं ले सकते, तो फिर आप यह क्या करोगे, या तो आप हिंदी लोगे या फिर अंग्रेजी लोगे। यदि यहां पे आपके भाषा फर्स्ट भाषा है वो अंग्रेजी ले रहे हो आप, तो फिर आप सेकंड भाषा अंग्रेजी नहीं ले सकते, सेकंड भाषा या तो आप हिंदी लोगे या फिर आप संस्कृत लोगे। यही है मैटर। तो दोनों भाषाओं से कुल मिला के 60 प्रश्न आएंगे आपके। हम सिलेबस में यहां डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा भाषाओं के सिलेबस में भी फर्क है, एक ही भाषा के सिलेबस में, वो आपके सामने आ जाएगा। ये बात यहां तक मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद अगला जो पार्ट है वो आपका गणित का है। गणित ज्यादा लेवल इसका हार्ड है नहीं, थोड़ा आसान लेवल है। यहां पे गणित के भी आपके 30 प्रश्न होंगे और 30 नंबर के होंगे। उसके बाद आपके पर्यावरण अध्ययन है, उसके भी आपके 30 प्रश्न है, 30 नंबर के होंगे। आप सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है कि जिस बच्चे ने बीएसटीसी कर रखी है वो आपके रीट L1 के लिए पात्र है। और दूसरी बात, इस क्लास को यदि कोई बच्चा देखेगा, इसका रीट L1 का सिलेबस देखेगा, तो सीधी सी बात है उसने बीएसटीसी कर रखी है, तो ये बताना मुझे इतना ज्यादा उचित समझता नहीं हूं मैं। आप इन 90 दिनों के अंदर जो तैयारी करोगे, आपके पास 90 दिन है, आप तैयारी कैसे करोगे? पहला काम यही है कि आप सिलेबस को याद करें और उस सिलेबस को कोशिश ये करें कि सिलेबस आपका 60 दिन में कंप्लीट हो जाए। 60 दिन में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है आपको। आपके पास उसके बाद 30 दिन बचेंगे, यह आपका रिवीजन का टाइम होगा। और जो बच्चा रिवीजन के लिए टाइम देता है लास्ट में, उसमें कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है और लास्ट तक लगा रहता है, मेरा ये टॉपिक रह गया, ये टॉपिक रह गया, ये टॉपिक रह गया, आज मैं इस उधर जाऊंगा, आज इस क्लास को देखूंगा, आज उधर ये चल रही है। लास्ट में ये तो होता है। और क्या होता है? लास्ट का टाइम होता है 24 घंटे में संपूर्ण रीट। हाँ भाई, आप 24 घंटों में कर लोगे? आपको 3 महीने मिले, वहां नहीं हुई। राती जुगा इस नाम से क्लास, बताओ। और उन क्लासों को वही बच्चे देखते हैं लास्ट में, मैं सही बता रहा हूं, उन क्लासों को वही बच्चे देखते हैं लास्ट में जिनकी तैयारी पूर्ण रूप से नहीं हुई है। जिस बच्चे ने ये तैयारी कर ली है 60 दिनों के अंदर, ठीक है, चलो किसी बच्चे का 60 दिन में नहीं होता है, कोई बात नहीं, 70-75 दिन तक तैयारी हो जाएगी। फिर भी आपके पास 15-20 दिन बच जाएंगे रिवीजन के लिए। रिवीजन यदि आप नहीं करते हो, आपकी सबसे बड़ी गलती है ये। रिवीजन बहुत जरूरी है। चीजें भूल जाओगे आप, चीजें इधर की उधर हो जाएंगी। आपके दिमाग में ये तो होगा कि माइनस मार्किंग है नहीं, ये चीजें हमें आती है, लास्ट में फेल हो जाते हो। जब पात्रता में बच्चा फेल हो गया, मेंस में बैठेगा नहीं, तो उसके तो जो भी सपने थे वो सारे के सारे चकनाचूर हो गए। जिस बच्चे की पात्रता क्लियर नहीं है या फर्स्ट टाइम वो पात्रता की परीक्षा दे रहा है, वो इसको गंभीरता से लेवे। मेंस एग्जाम में आप तभी बैठ पाओगे जब इधर आप पात्र होगे। आज से ही आप जुट जाइए।
पूरी रणनीति के तहत आप इसकी तैयारी को करो। आप ऐसा नहीं होता है कि अपन एक दिन टाइम मिलता तो खूब पढ़ते हैं, दूसरे दिन अपन ने छोड़ दिया। नहीं, फिक्स टाइम टेबल बना के आप तैयारी करो। आपका टाइम टेबल होना चाहिए कि मैंने क्या पढ़ा, क्या मैंने पढ़ा, कितना मुझे याद हुआ, कितना याद हुआ, क्या रह गया। ये चीजें बच्चे के दिमाग में आने लग जाएंगी, बच्चा सीरियस है। ये चीजें दिमाग में नहीं आएंगी। लास्ट 3 दिन में सिलेबस पूरा करोगे ना, वो क्लास से लास्ट में देखोगे, फिर वही होता है। हाँ, वो क्लास ठीक है, अच्छी है, कोई बात नहीं है, वो क्लास भी तभी अच्छी है जब आपका सिलेबस हो गया, आपका रिवीजन हो गया, तो अच्छी है वो। आप ये सोचोगे कि लास्ट में 1 दिन के अंदर अपन पढ़ के रीट पास कर लेंगे, ना ना, संभव ही नहीं है। पहले कुछ पढ़ा हुआ है आपने, तो ही उधर कुछ। अब क्या करोगे आप? इसके लिए क्या करें? क्या करें इसके लिए? मैंने आपको बता दिया कि पहले आप, सबसे पहला जो काम है वो सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस को कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट होगा तो ही आप कॉन्फिडेंस ले पाओगे। अब आप कहोगे कि ठीक है सर, सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया। मैं आपको एक टॉपिक का उदाहरण देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हो, इधर कुछ भी टॉपिक पढ़ रहे हो, सपोज करो कि आप गणित का कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हो। गणित का मान लीजिए कि मैंने यहां लिखा टॉपिक नंबर 1। सुनना ध्यान से आप। इस टॉपिक नंबर 1 को मान लीजिए कि आपने 2 दिन में कंप्लीट कर लिया। अब आप क्या करोगे? टॉपिक नंबर 2 में जाओगे। अब आपका टारगेट तो यही है कि ये अपने कंप्लीट कर लिया तो अगले में जाएंगे। उससे पहले क्या करो, आप टॉपिक नंबर 2 में जब भी जाते हो, इसका आप एक फास्टली रिवीजन करो। आप रिवीजन करो आप इस टॉपिक को शुरू करने से पहले। और इसके साथ ही आपको क्या करना है, इसके या तो आप PYQ ले लो, आप जो पीछे आए हुए हैं, या फिर आप कोई भी एक प्रैक्टिस सेट ले लो। आप प्रैक्टिस सेट ले लो आप, और उस प्रैक्टिस सेट से जो आपने टॉपिक पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करो आप पहले। मान लो कि एक प्रैक्टिस सेट लिया आपने, टॉपिक नंबर 1 से संबंधित है, और उसके अंदर सपोज करो कि 50 क्वेश्चन आपके वहां दे रखे हैं। आप इनको सोल्व करो, और आपको ऐसे लगता है कि हाँ, मैंने 50 क्वेश्चन में से 45 50 के बीच में कर लिया है, और कुछ थोड़ा बहुत रह गया, तो फिर वापस यहां हो गया आप, और जो कमी आपने रही है उस कमी को आप पूरा करोगे। सपोज करो स्थिति डामाडोल है, 30 क्वेश्चन ही कर पाए आप, तो फिर इधर जाने से अच्छा है कि एक बार इसको वापस टाइम दो आप। और इधर स्थिति यह है कि 10% ही किए, अल्ले भाई, अब तो स्थिति बिल्कुल ही डामाडोल है, इसको दोबारा ही पढ़ो आप। और ये कंटिन्यू जो टॉपिक चल रहे हैं, सिलेबस ऐसे ही डिजाइन करते हैं हमेशा। सिलेबस बनाने वाला ऐसे ही डिजाइन करता है कि टू द पॉइंट आप चले। ऐसा नहीं होता है पहले कुछ डाल रखा उसके बाद कुछ है, पहले लास्ट वाला पॉइंट डाल रखा, ऐसे नहीं होता है। सिलेबस भी आप देखा करो, आप टू द पॉइंट चलता है। उस सिलेबस को आप कंप्लीट करते जाओ। और ये भी नहीं है कि इस टॉपिक में आप 5-6 दिन लगा दो, नहीं ये आया नहीं, ओहो ये तो 10 हो गए, फिर यहीं रह जाओगे आप। नहीं, कोशिश करो कि इधर, भाई ये सब में क्या होता है कि कोई बच्चा इस टॉपिक के अंदर क्या करेगा, आपको 2 घंटे में पूरा कर लेगा। कुछ बच्चे होते हैं वो सपोज करो कि 3 घंटे में करेंगे, तो इनको वो जो 1 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है, तो वो 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो ही तो इनके बराबर रहेंगे वो। तो आपको पूरी रणनीति के तहत तैयारी करनी है। मतलब आपको सबसे पहले मैंने बता दिया सिलेबस, उसके बाद उसका रिवीजन, उसके बाद आप उसका टेस्ट दो, या फिर आप उसकी प्रैक्टिस करो जो आपको अच्छा लगता है। भाई या तो किताब के माध्यम से प्रैक्टिस कर लो, या फिर आप क्या करोगे, टेस्ट दो उसका।
टेस्ट में आपका आकलन करो। यहां यदि आपको संतुष्टि हो रही है तो ठीक है, अदरवाइज फिर इस पे थोड़ा सा टाइम और दो आप। और जो आप एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो वो ये नहीं है कि आगे वाले टॉपिक में जो बढ़े हैं अपन उसका टाइम खा गए, नहीं, उसका टाइम नहीं खाना है। उसका टाइम खा गए तो फिर आपका भी टाइम खा गए आप। दिन 90 है, 90 दिन तो मैंने पूरे ले लिए, लेकिन मैंने ये कहा है कि आप लास्ट 70-75 दिन तक कंप्लीट कोर्स होना चाहिए आपका, तब जाके आप कुछ कर पाओगे। अब मेन मुद्दे पे आते हैं और सिलेबस पे अपन चर्चा करते हैं। सिलेबस, ये आपका सिलेबस है। सबसे पहले जो आपका सिलेबस दे रखा है वो आपके साइकोलॉजी का दे रखा है। पहला जो खंड है बाल विकास और शिक्षण विधियां, 30 प्रश्न आएंगे, 30 अंक होंगे। यह आपके टॉपिक है। बाल विकास, वृद्धि और विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम और सिद्धांत हैं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मतलब इसमें 2 पॉइंट हैं, वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास में अंतर आपको पता होना चाहिए, इनसे संबंधित सिद्धांत आपको पते होने चाहिए, ठीक है, और इसको प्रभावित करने वाले कारक होना चाहिए। इसके अलावा अधिगम से उनका संबंध, वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका। और ये जब आप बीएसटीसी पढ़ते हो ना, आप कई बार ये चीज भी होता है, कई बार अपन उधर सीरियस नहीं होते ना, उसका खामियाजा इधर भुगतना पड़ता है। ये आप बीएसटीसी पढ़ते हो ना, वहां जो आपकी इसकी किताब चलती है उसमें बहुत अच्छी तरीके से दे रखा है, और उसको आप ढंग से पढ़ो तो इधर इतना जोर आता ही नहीं है। लेकिन अब अपन कब भागते हैं, रीट अनाउंस हो गई है, रीट अनाउंस हो गई, तब भागते हैं अपन। कोई बात नहीं, दिन है अभी भी। अभी यदि आप करोगे तो सिर्फ आप फास्ट चल के ही आप कवर कर पाओगे, भागने की जरूरत नहीं है। भागोगे तो तब जब लास्ट के 20-25 दिन बचेंगे और कुछ पढ़ा ही नहीं है, फिर कुछ फायदा नहीं है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, अर्थ, प्रकार और व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक। एक व्यक्तित्व टॉपिक है, एक बुद्धि वाला टॉपिक है। व्यक्तित्व संकल्पना, उसके प्रकार और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, और व्यक्तित्व का मापन। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। बुद्धि, संकल्पना, सिद्धांत, इसके मापन, और बहुबुद्धि सिद्धांत और इसके निहितार्थ। ये इधर एक सिद्धांत दे रखा, बहुबुद्धि सिद्धांत। ये चीजें जब आप सिलेबस को पढ़ते हो ना, तो फिर होता है कि अदरवाइज आप क्या करोगे। अब यहां बहुबुद्धि सिद्धांत दे रखा है, इसका मतलब फिर इस सिद्धांत पे विशेष फोकस कर रखा है, तो इसको ढंग से पढ़ना है फिर आपको। ये थोड़ा सा याद रखना। फिर उसके बाद देखो आप, अच्छा ये लफड़ा भी है क्या, एक मिनट। उसके बाद देखिए आप आगे, यहां जाओ आप। विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, अलाभान्वित, वंचित, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और अधिगम अक्षमता युक्त बच्चे। ये लर्निंग का एक लेवल है। पिछड़े बच्चे, विमंदित बच्चे, प्रतिभाशाली, सृजनशील, इनकी विशेषताएं, इनका लेवल नापना। अधिगम में आने वाली कठिनाइयां, समायोजन की संकल्पना, तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका। एक बच्चा है वो कैसे अपने आप को समायोजित कर पाता है, उससे संबंधित संकल्पना, और उसमें एक अध्यापक की क्या भूमिका रहती है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखो ये टॉपिक आरएस के अंदर भी है। ये आप दूसरी साइकोलॉजी के चाहे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड उधर जाओगे तो भी आपकी यही टॉपिक है। रीड मेंस में जाओगे तो भी यही टॉपिक है। तो फिर बाद में जब यहां सब कुछ है, और ज्यादातर बच्चा इधर ही भागता है, लास्ट किधर भागता है, आरएस की तरफ भागता है। ये टॉपिक है आरएस के अंदर, सारे सारे बुद्धि वाला, अधिगम वाला, ये समायोजन वाले, व्यक्तित्व वाले, ये टॉपिक सारे हैं। अधिगम, अधिगम का अर्थ, संकल्पना और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। लर्निंग, सीखना। अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से हैं और इसके नियतार्थ क्या हैं।
बच्चे सीखते कैसे हैं, ये लर्निंग से संबंधित सारा। अधिगम की प्रक्रियाएं, चिंतन, कल्पना और तर्क, और एक टॉपिक है अभिप्रेरणा वाला, और इसके अधिगम के लिए निहितार्थ। तो अधिगम और अभिप्रेरणा वाला। उसके बाद देखो शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यू रचना और उसकी विधियां। ठीक है, तो ये दे रखा है इसके अंदर। आगे देखिए, हाँ फिर आगे देखिए, ये कुछ टॉपिक और दे रखे हैं। ये तो बात हो गई है, आकलन है, मापन है, मूल्यांकन का अर्थ है। आकलन, मापन, मूल्यांकन, है ना। बच्चे का हम आकलन कैसे करेंगे, उसको कैसे मापेंगे, उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे, इसका अर्थ दे रखा है, उद्देश्य समग्र एवं सतत मूल्यांकन, ये तो अभी चला ही है सीसी वाला, और उपलब्धि परीक्षण का निर्माण और सीखने के प्रतिफल। क्रियात्मक अनुसंधान है, और फिर बाद में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, उसमें अध्यापक की क्या भूमिका है और अध्यापक के क्या दायित्व है। तो बड़े तरीके से इसको, ये सब्जेक्ट है ना, ये बड़ा इंटरेस्टेड है, ये इसको आप बड़े तरीके से पढ़ोगे आप। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, अच्छा जानकारी का टॉपिक है ये। इसमें अध्यापक की क्या भूमिका रहती है, क्या दायित्व, तो आपको इसके तहत ही तो काम करना है स्कूल के अंदर। तो इसकी जानकारी तो पहले ले लो ना, आप दिक्कत कहां से आ रही है, बाद में भी तो लेनी है। तो इस इधर आपके नंबर बढ़ेंगे, तभी तो आप जा पाओगे उस क्षेत्र के अंदर। हैं, बहुत इंटरेस्टेड है। अधिगम लर्निंग वाला टॉपिक, व्यक्तित्व वाला टॉपिक, बुद्धि वाला टॉपिक, उसके सिद्धांत, बहुत अच्छे टॉपिक है ये। उसके बाद आगे चलो, फिर अपने आता है भाषा वाला पोर्शन। भाषा वाला, ये देखो भाषा, यहां देखिए वो प्रश्न पत्र 1 है, खंड 2। पहले खंड में तो साइकोलॉजी है, दूसरे खंड में भाषा है, और भाषा भी कौन सी, फेस्ट भाषा। यदि आप फेस्ट भाषा हिंदी ले रहे हैं तो उसका सिलेबस ये है। यदि आप भाषा फेस्ट संस्कृत ले रहे हैं तो फिर आप क्या करोगे, इसमें ये होता है, देखो 1 से 30 क्वेश्चन हो गए लगातार, ये आपके साइकोलॉजी के हो गए। फिर बाद में 31 से आगे 60 जाओगे ना आप, तो फिर यदि यहां पे आपको हिंदी के प्रश्न भी मिलेंगे, और 31 से 60 पे ही आपको संस्कृत में मिलेंगे, 31 से 60 ही आपको इंग्लिश से मिलेंगे। यदि आपने पहली लैंग्वेज हिंदी ली है तो फिर आप ये प्रश्न सॉल्व करोगे, यदि आपने संस्कृत लिए तो संस्कृत वाले करोगे, इंग्लिश लिए तो आप इंग्लिश वाले करोगे। ये पीयूष है, ये डायरेक्ट ये सब हटाने होते हैं यहाँ से, कौन से हटाते हैं, ये लिखे हुए मिटाने के बजाय नहीं, वैसे तो हटाते हैं, लेकिन सीधा उठाते हैं ना एक बार, आप एक साथ हट जाता है एक दबाने से। चलो ठीक, आगे देखो भाई। तो हिंदी जो भाषा फेस्ट है उसका देखो सिलेबस क्या है। एक अपठित गद्यांश, यानी ऐसा गद्यांश जो आपका पढ़ा हुआ नहीं है, मन से बना के आपको देंगे, और फिर उसमें से आपको क्या करेंगे, व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछेंगे। और उसमें क्या क्या होगा, पर्यायवाची होगा, विलोम होंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द होंगे, शब्दार्थ होंगे, शब्द शुद्धि होंगी। ध्यान रखना वाक्य शुद्धि नहीं है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधि और समास है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और अव्यय है। यह आपको एक अपठित गद्यांश मिलेगा, उनमें से यहां से आपको 5-7 प्रश्न पूछेंगे। एक संधि का प्रश्न दे दिया, एक उपसर्ग का दे दिया, एक संज्ञा का दे दिया, एक पर्यायवाची का दे दिया। तो ये चीजें तभी आएंगी जब आपका ये इधर व्याकरण वाला पोर्शन कंप्लीट होगा। ये व्याकरण आपकी अच्छी समझ होगी इस सब्जेक्ट के अंदर, तो आप इसको समझ पाओगे, तो ही आप छांट पाओगे। ये तो आपके लिए एक सहारा है। उसके बाद में क्या है, फिर एक अपठित गद्यांश मिलेगा आपको, उसमें से इन बिंदुओं पर प्रश्न आएंगे। कौन कौन से बिंदुओं पे, कि रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, किसी शब्द को अंडरलाइन कर देंगे और उसका अर्थ स्पष्ट करना होगा। वचन, काल और लिंग ज्ञात करना, पूछेंगे कि इसमें एक वचन है, बहुवचन है, काल पूछ लेंगे, भविष्य काल है, भूतकाल है, वर्तमान काल है, लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, ये वहां से पूछ लेंगे। फिर बाद में क्या करेंगे, दिए गए शब्दों का वचन, काल और लिंग बदलना। मतलब आपको क्या करेगा, वहां से वो मान लीजिए एक शब्द है और उससे संबंधित काल दिया हुआ है, तो वो ये कहेंगे कि वर्तमान काल है, उसको भविष्य काल में बदलो आप, तो आपको बदलना पड़ेगा। ठीक है, वहां दे देंगे आपकी इस गद्यांश के अंदर, ये एक इस लिंग से संबंधित है, इसका लिंग चेंज करो आप।
तो ये थोड़ा सा याद रखना। यहां आपको अपठित गद्यांश मिलेंगे और फिर बाद में ये व्याकरण से संबंधित है। यहां पर ये भी क्या है, ये भी व्याकरण से संबंधित है। वाक्य रचना है, वाक्य के अंग है, वाक्य के प्रकार है और पदबंध है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं और विराम चिन्ह है। ये सब व्याकरण के हैं। ये इसका मतलब आपके व्याकरण अच्छी होनी चाहिए। और एक चीज और बताता हूं मैं, जो बच्चा यहां एडवांटेज लेता है वो बच्चा हमेशा आगे रहता है, वो हमेशा आगे रहेगा वो। इसके बाद में आता है अपने भाषा शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम और भाषा दक्षता का विकास। भाषाई कौशल का विकास है जिसके अंदर सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, LSRW ये आप पढ़ते आए होंगे। उसमें हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियां क्या क्या आती हैं, मतलब हिंदी भाषा यदि आप पढ़ा रहे हैं तो आपके सामने क्या क्या चैलेंज हो सकते हैं, क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री आप पढ़ाते टाइम कौन कौन सी अधिगम सामग्रियां काम में ले रहे हैं, दृश्य सामग्री है, सर्वे सामग्री है, दृश्य सर्वे सामग्री है, वहां से प्रश्न आते हैं। पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम और शिक्षण के अन्य संसाधन। तो भाषा कौशल का कैसे विकास करना उससे संबंधित ये टॉपिक है। ऊपर आपके भाषा से संबंधित शिक्षण विधियां दे रखी हैं। फिर बाद में है भाषा शिक्षण में मूल्यांकन है, उपलब्धि परीक्षण है, निर्माण समग्र है, सतत मूल्यांकन है और उपचारात्मक शिक्षण है। फिर आगे आ जाओ आप, बहु विकल्प प्रश्नों का मापदंड कक्षा 1 से 5 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम 70-2021-22 पाठ्य पुस्तकों और पाठ्य वस्तु के आधार पर होगा, लेकिन कठिनाई का स्तर है वो आपके कक्षा 10 का होगा। कक्षा 10 की जो पाठ्य पुस्तकें है ना, कठिनाई का स्तर वो होगा, लेकिन जो प्रश्नों का मापदंड है वो 1 से 5 तक का ही होगा। कठिनाई का स्तर है वो 10th लेवल का, मतलब 10th लेवल में आप व्याकरण पढ़ रहे हैं। मान लीजिए 10वीं क्लास के अंदर आप व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो 10वीं क्लास में व्याकरण का क्या लेवल है, उस लेवल के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, अब आगे चलो आप। अब यह है कि यदि आप और पहली जो भाषा है यदि आप वो इंग्लिश ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, इंग्लिश ले रहे हैं, तो क्या होगा। इधर देखिए, यदि पेपर वही है सेक्शन सेकंड, यदि आप लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश ले रहे हैं तो सिलेबस क्या होगा, तो वही है। वहां यदि उधर आपने हिंदी ना लेने की बजाय और पहली जो भाषा है, पहली लैंग्वेज वो इंग्लिश ले रहे हैं, तो आपके सामने क्या होगा, अनसीन प्रोज पैसेज, एक पैसेज आएगा अनसीन, उसमें से आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वहां से पूछे जाएंगे। फिर एक अनसीन पैसेज और आएगा आपके, है ना, ठीक है, उसमें पार्ट ऑफ स्पीच है, टेंस है, डिटरमिन्स है और डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। तो ये ग्रामर का पोर्शन ही है ये। उसके बाद फ्रेमिंग क्वेश्चन इंक्लूड WH वर्ड क्वेश्चंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, नरेशन है मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड है और फोनेटिक सिंबल है। तो ये क्या है, इंग्लिश ग्रामर ही तो है ये। वो सेम वैसा ही है, उधर भी जैसे आपके क्या जा रहा था, एक अपठित गद्यांश आ रहा था, यहां पर भी क्या आ रहा है, एक अनसीन प्रोज पैसेज आ रहा है। उस पैसेज में से आपको और यहां से कुछ प्रश्न पूछेंगे, 5-7 यहां पूछ लिए, 4-5 प्रश्न यहां से पूछ लिए, यहां से डायरेक्ट प्रश्न आ गए, पैसिव वॉइस है या डायरेक्ट इनडायरेक्ट है या फिर क्वेश्चन फॉर्मिंग, ये फ्रेमिंग क्वेश्चन वाला है। फिर उसके बाद में क्या है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मतलब इंग्लिश टीचिंग है, उसके सिद्धांत क्या है, उसके मेथड क्या है, और अप्रोचेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। उसके बाद देखो आप, एक मिनट, फिर देखिए आप, हाँ ये तो बात कर ली, ये कर लिया अपन ने। ये देखो डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल, मतलब जो लैंग्वेज स्किल है उसका डेवलपमेंट, मतलब भाषा विकास, है ना। टीचिंग लर्निंग मटेरियल आप क्या यूज में ले रहे हो, टेक्स्ट बुक ले रहे हो, है ना, मल्टीमीडिया मटेरियल ले रहे हो या फिर कोई और रिसोर्सेज ले रहे हो, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस इवोल्यूशन, ये मूल्यांकन हो गया आपका, है ना, इवोल्यूशन इन इंग्लिश लैंग्वेज, क्लियर। और फिर वही बात दे रखी है कि इसका भी जो स्तर होगा वो आपका कक्षा 10 का होगा। बात यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखो,
फिर बाद में क्या है कि यदि आप पहली लैंग्वेज संस्कृत ले रहे हो, आप पहली लैंग्वेज आप क्या ले रहे हो, संस्कृत ले रहे हो, तो क्या होगा, तो फिर सिलेबस आपका ये होगा, सेम वही है, प्रश्न संख्या 30 है, 30 नंबर के होंगे। फिर ये आपके वही अपठित गद्यांश हो गया, उसके आधार पे आपके कुछ व्याकरण संबंधी प्रश्न हो गए, उसमें आपके शब्द रूप हो गया, धातु रूप हो गया, कारक हो गया, विभक्ति हो गया, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। फिर एक पठित गद्यांश और होगा। क्या है, हर लैंग्वेज का सिस्टम एक ही है ना। इंग्लिश में भी आपके अनसीन पैसेज आ रहा है, अनसीन प्रोज पैसेज आ रहा है, उधर भी अपठित गद्यांश आ रहा है और यहाँ पर भी अपठित गद्यांश आ रहा है, और फिर बाद में उनसे व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो व्याकरण का ज्ञान होगा तो ही तो आप उस गद्यांश से आप उत्तर उठा पाओगे। यहां उसके बाद में देखिए फिर एक अपठित गद्यांश होगा, राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति से संबंधित, फिर आपके कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। रेखांकित पदेशु क्रियापद, चयन, वचन, लकार, लिंग, संधि, समास, विशेष्य, विशेषण ज्ञान, विलोम, शब्द प्रश्न आदि। फिर लकार परिवर्तन आ गए आपके, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। संख्या ज्ञान से संबंधित है, माहेश्वर सूत्र, इनसे संबंधित प्रश्न हो गया। संस्कृत अनुवाद हो गया, वाच्य परिवर्तन हो गया, है ना, वाक्य प्रश्न निर्माण हो गया, अशुद्धि संशोधन हो गया, और संस्कृत सुक्ते हो गया। हाँ, तो अब वो तो फिर बाद में संस्कृत की व्याकरण है, वो आनी चाहिए आपको, है वो आनी चाहिए। आगे देखो आप, फिर आप आगे चलोगे, आप आगे चलोगे तो ये बात अपन ने कर ली। फिर वही संस्कृत भाषा से संबंधित जो शिक्षण विधियां हैं, है ना, और इनसे संबंधित शिक्षण सिद्धांत है, वो पूछेंगे। फिर वही संस्कृत भाषा कौशल का विकास, उसमें श्रवण, संभाषणम, पठनम, लेखनम, वही चारों चीजें। संस्कृत अध्यापन अधिगम साधनानी, पाठ्य पुस्तकानी, संप्रेषण साधनानी। ये देखो संस्कृत वाला होगा उसको थोड़ा ढंग से पढ़ पाएगा, ये संस्कृत तो 10th क्लास के बाद में तो अपने रही नहीं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा उस हिसाब से मोटा मोटा बता रहे हैं। फिर आपके क्या है, संस्कृत भाषा शिक्षण है, उससे मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न है, मौखिक लिखित प्रश्न है, ठीक है ना, सतत मूल्यांकन है, उपचारात्मक शिक्षण है। उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है, यदि बच्चा कमजोर रह जाता है तो आप उसका उपचार कैसे करेंगे, आप इससे संबंधित बातें आती हैं, और इसका लेवल भी वही कक्षा 10 का रहेगा। ये है आपके। अब इसी हिसाब से आपके फिर बाद में सेकंड लैंग्वेज आएगी, और सेकंड लैंग्वेज में फिर सिलेबस दे रखा है आपके। अब यहां यदि हिंदी चूज रहे, वहां संस्कृत कर रहे हैं, तो वहां आप संस्कृत के प्रश्न हल करेंगे, यहां पे हिंदी वाले करोगे। यदि आपने यहां संस्कृत ले ली, दूसरे में हिंदी लिए, तो पहले संस्कृत करो, उसके बाद हिंदी वाले करो, आप आगे वाले 61 से 90 से, ठीक। अब देखो आगे, अब ये वही बात है आगे फिर बाद में। अब देखो यहां सिलेबस में थोड़ा चेंज है, तो मैं एक थोड़ा सा बताता हूं आपको होता क्या है। एक कठिनाई का स्तर आप देख लेना कि आपको क्या, जैसे आप क्या कर रहे हो, सेकंड भाषा यदि आप हिंदी ले रहे हो तो सेम सिस्टम तो वही है, 30% 30 नंबर। आपको क्या होगा, एक अपठित गद्यांश मिलेगा, उसमें व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछेंगे, युगम शब्द, वाक्यांश के लिए शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, कारक। ये वो जो ये लिंग, वचन, काल उधर आपके दूसरे अपठित गद्यांश में थे, अब वो उधर आपके पहले वाले अपठित गद्यांश में आ गए। और फिर एक अपठित गद्यांश और मिलेगा, तो फिर इन बिंदुओं पर होगा भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य और जीवन दृष्टि। तो ये आपके पहली लैंग्वेज यदि आप हिंदी ले रहे हो तो आपके ये नहीं है। अब सेकंड लैंग्वेज यदि हिंदी ले रहे हो तो फिर आपको ये पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सिलेबस आपको ढंग से याद करना है। सिलेबस को पहले देखना है कि मैं चूज क्या करूं, मैं कि मुझे कौन सा इधर पहली लैंग्वेज में कौन सी लेऊं, दूसरी लैंग्वेज में कौन सी लेऊं, ताकि मेरे ज्यादा से ज्यादा नंबर आए। तो आप सोच समझ के लैंग्वेज को बढ़ना है। आप खुद पढ़ के तो आए हैं, आप इतनी साल हो गई, आप यदि आपने 12वीं पास करके BSTC किया तो भी आपको 13-14 साल तो हो गई, 14-15 साल तो हो गई आप। और BSTC करते हुए भी यदि किए हुए 2-3 साल हो गए तो 15 साल हो गई। तो इतना तो आप समझते हो कि भाई ये मेरे लिए हार्ड है, ये मेरे लिए हार्ड नहीं है। फिर वाक्य रचना है, वाक्य के अंग है, वाक्य के भेद, पदबंध है, मुहावरे, लोकोक्ति, कारक चिन्ह, फिर वो सेम वापस नीचे वाला वापस सिस्टम आ जाएगा वो। उसके बाद आप जाओगे इधर आगे तो वो इंग्लिश है, फिर इंग्लिश के अंदर और अलग चीजें है, ये लिटरेचर वाला पोर्शन हो गया ये, है ना। तो ये चीज थोड़ी सी आपको याद रखनी है, ये थोड़ा चेंज है, ये मत सोचना। ये मतलब लैंग्वेज पहली हिंदी और सेकंड हिंदी लैंग्वेज है, उनके सिलेबस में थोड़ा अंतर है।
है ना, ये आप थोड़ा सा आराम से कर लेना। उसके बाद आपके एक जो 30 नंबर का आगे वाला जो भाग है वो आपका गणित का आता है। वो क्या है, गणित का है ये, है ना। इसके भी 30 प्रश्न होंगे और 30 ही अंक होंगे आपके। इसके अंदर क्या क्या है, 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं हैं, स्थानीय मान है, तुलना है, गणितीय मूल संक्रिया, इसमें जोड़, बाकी, गुणा, भाग और भारतीय मुद्रा। मुझे इस गणित वाले सिलेबस में थोड़ा सा ऐसे लगता है कि यार ये यदि बच्चा थोड़ा सा ढंग से पढ़ ले इसको, तो इधर वाले नंबर हैं ये आपके बहुत आसान है ये, क्योंकि डरता है। L1 का सिलेबस इतना लंबा चौड़ा है नहीं। यदि आपने अच्छी तरीके से रणनीति के तहत यदि आपने तैयारी की है तो सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान है L1। इसके बाद क्या है, भिन्न की अवधारणा है, उचित भिन्न है, समान हर वाली उचित भिन्न की तुलना है, मिश्र भिन्न है, असमान हर वाली उचित भिन्न की तुलना है, भिन्नों के जोड़ बाकी हैं। ये पूरा क्या, ये टॉपिक भिन्न का ही एक, ये पूरा का पूरा टॉपिक क्या है, भिन्न है। और इसको भी इन्होंने अलग अलग बता दिया कि आपको कौन कौन सी भिन्न पढ़नी है। अब इससे अच्छा तो और क्या सिलेबस बना के दे। फिर अभाज्य व संयुक्त संख्याएं हो गई, अभाज्य गुणनखंड हो गए, लघुत्तम समापवर्त्य हैं, लसप मैसप हो गए, गुणनखंड हो गए, अभाज्य और संयुक्त संख्याएं हो गई, एक एक नियम, औसत, लाभ हानि और सरल ब्याज। ठीक है, तो ये टॉपिक है आपके। उसके बाद आप इधर चलते हो, आगे आप चलते हो इसे गणित वाले भाग में ही, तो देखो इधर समतल व वक्र तल, समतल व ठोस ज्यामितीय आकृतियां, समतल ज्यामितीय आकृतियों की विशेषताएं, बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, कोण और उनके प्रकार। ये ज्योमेट्री वाला भाग आ गया आपके, ज्यामितीय वाला भाग आ गया, उसमें ज्यामितीय आकृतियां हैं। और ये पॉइंट है, ये कुछ भी नहीं है। बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, कोण, कोण और उनके प्रकार ये थोड़ा बड़ा है, समकोण है, न्यून कोण है, अधिक कोण है, सरल कोण है, हैं? फिर लंबाई, भार, धारिता, समय, क्षेत्रमापन और उनकी मानक इकाइयां और इनसे संबंधित वर्गाकार, आयताकार वस्तुओं के पृष्ठतल का क्षेत्रफल और परिमाप। तो यहां पे क्या है आपके, यहां पे क्षेत्रफल है और परिमाप है। तो आयतन वाला तो है नहीं इसके अंदर। अच्छा, धारिता हाँ है भाई, ठीक। उसके बाद देखो गणित की प्रकृति है, तर्क शक्ति है, पाठ्यक्रम में गणित का क्या महत्व है, गणित की भाषा है, सामुदायिक गणित है और आंकड़ों का प्रबंधन है। इसके बाद औपचारिक व अनौपचारिक विधियों द्वारा इसका मूल्यांकन है, शिक्षण की समस्याएं हैं, त्रुटि विश्लेषण है, शिक्षण और अधिगम से संबंधित निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। फिर वही बातें हैं कि इसका लेवल भी क्या रहेगा आपके, कक्षा 10 का रहेगा। ये गणित वाला यदि थोड़ा सा आप ढंग से इसको तैयार करते हो, डरने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे गणित के नाम से डरते हैं, बहुत आसान है ये। फिर ये आपके ईवीएस वाला, ये बड़ा पोर्शन है, ये बड़ा भाग है। ये लास्ट आपका 5वां खंड है, वही पर्यावरण अध्ययन का। इसमें भी 30 प्रश्न होंगे, 30 नंबर के होंगे। तो बाकी के टॉपिक यदि पढ़ोगे ना आप, यदि पात्रता के लिए, हालांकि ये चीजें आप पढ़नी है आपको, वो इसलिए पढ़नी है क्योंकि मेंस से हाथों हाथ। और जो बच्चा यहां प्री क्लियर करके और मेंस में जाएगा और यहां यदि अच्छा उसका पहले से तैयार किया हुआ है, तो वो बच्चा हमेशा आगे रहेगा। वो यहां इस पे परिवार, एक टॉपिक है परिवार, आपसी संबंध, एकल व संयुक्त परिवार, सामाजिक बुराइयों में बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, है ना, दुर्व्यवस्था जिसमें नशाखोरी और धूम्रपान है, इनके व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक दुष्परिणाम क्या होंगे। ये सब व्यवहारिक टॉपिक है अपने। हाँ, ये अलग बात है कि सामाजिक बुराइयों से संबंधित यहां कुछ फैक्चुअल बातें पूछी जाती हैं। बाल विवाह है तो फिर बाल विवाह से संबंधित है बहुत सारे प्रश्न बढ़ेंगे, वो फैक्चुअल प्रश्न होंगे। इससे संबंधित एक्ट होगा, बाल विवाह की उम्र होगी, एक्ट में क्या क्या प्रावधान है, वो सारी बातें होंगी यहां पर। इसका इतिहास देखेंगे तो फिर बाल विवाह पर रोक लगाने वाले उनसे संबंधित कुछ बातें होंगी, ऐतिहासिक बातें होंगी। दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, इनसे संबंधित भी जो एक्ट बने हुए हैं, लेकिन नाम दे रखे हैं। फिर ये इसका व्यक्तिगत यानी दुष्परिणाम, यानी उसका खुद के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा और आर्थिक रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उसके परिणाम होंगे, वो बातें इसके अंदर आएंगे।
वस्त्र और आवास, ये टॉपिक ज्यादा आसान है। ये विभिन्न ऋतुओं में पहने जाने वाले वस्त्रों के नाम आपको याद करने हैं। घर पर वस्त्रों का रख रखाव है, हस्तकरघा और पावरलूम है। जीव जंतुओं के आवासों के नाम आपको याद करने हैं। कौन से जीव जंतुओं के आवास को क्या कहते हैं? विभिन्न प्रकार के मानव आवास, आवास और निकटवर्ती स्थानों की स्वच्छता, आवास निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्री। ये भाग एक ऐसा है कि उसमें आधी बातें तो व्यवहारिक हैं, जो जीवन में अपन काम में लेते आए हैं वही बातें हैं। कुछ बातें इनमें याद करनी है आपको। दिक्कत कहाँ आ रही है? व्यवसाय, अपने परिवेश के व्यवसाय, कपड़े सिलना, बागवानी, कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी वाला। व्यवहारिक नहीं है क्या बातें ये? लघु एवं में कुटीर उद्योग, राजस्थान राज्य के प्रमुख उद्योग और हस्तकला, ये टॉपिक याद करने वाला है। ये राजस्थान की ज्योग्राफी का मान लो या फिर राजस्थान की इकोनॉमिक्स से संबंधित मान लो, और ये टॉपिक फिर आपके दोबारा काम आ जाएगा, तो इसको ढंग से यहां पढ़ लेना पहले से ही। उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता और सहकारी समितियां। फिर ये देखो, हमारी सभ्यता, संस्कृति, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पर्व, राजस्थान के मेले और त्योहार, ये फिर कला संस्कृति का टॉपिक और आ गया। राजस्थान की वेशभूषा और आभूषण, ये कला संस्कृति का टॉपिक है। राजस्थान की खान पान, राजस्थान की वास्तुकला, राजस्थान के पर्यटन स्थल, ये आपके जियोग्राफी, ये सबसे पर्यटन स्थल से जुड़ा हुआ है। क्योंकि पर्यटन स्थल की में क्या होता है, कुछ आपके भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण होंगे, कुछ ऐतिहासिक होंगे, कुछ सांस्कृतिक होंगे। तो भौगोलिक रूप से जुड़े हुए जो पर्यटन स्थल है, तो वो भूगोल में नहीं पढ़ते हो क्या आप? भाई राष्ट्रीय उद्यान है आपके, वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो आपके पर्यटन क्षेत्र है कि नहीं है? तो फिर वो आप भूगोल में पढ़ रहे हो आप। उसके बाद इधर ऐतिहासिक दृष्टि से आप किसी दुर्ग को देखने जा रहे हो, किसी दुर्ग की बात करते हो, किसी दुर्ग के इतिहास की बात करते हो, वो पर्यटन इतिहास से नहीं जुड़ा हुआ क्या? मेले, त्योहार है, मंदिर, मस्जिद, ये सब क्या है? ये पर्यटन के स्थल हैं। उन सब का संबंध आर्ट एंड कल्चर से है आपके। राजस्थान की प्रमुख विभूतियां और गौरव राजस्थान का विरासत, जिसमें दुर्ग आ गए, महल आ गए, स्मारक आ गए। राजस्थान की चित्रकला, बड़ा टॉपिक है ये टॉपिक फिर काम आएगा है। राजस्थान की चित्रकला और राजस्थान के लोक देवता, तो ये ढंग से पढ़ोगे ना इसको, तो लोक देवता ही पढ़ोगे आप, फिर लोक देवियां नहीं पढ़ोगे आप, क्योंकि सिलेबस में लोक देवता दे रखा है। संत संप्रदाय नहीं पढ़ोगे क्योंकि आपके सिलेबस में लोक देवता दे रखा है। ये सिलेबस का ही कमाल है। सिलेबस को आपको याद करना है। परिवहन और संचार, ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम, यातायात और संचार के साधन कौन कौन से हैं? सड़क पर चलने और यातायात के नियम क्या है? यातायात के संकेत क्या है? संचार साधनों के जीवन शैली पर प्रभाव है। भाई L1 है, कक्षा 1 से 5 है, कक्षा 1 से 5 है, ये बातें मिलती हैं। यातायात के संकेत, ये कौन सी क्लासों में मिलते हैं ये? लेकिन अब याद करने, कोई बात नहीं, नंबर मिले अच्छी बात है। अपने शरीर की देखभाल, शरीर के बाह्य अंग और उनकी साफ सफाई, शरीर के आंतरिक भागों की सामान्य जानकारी होनी चाहिए आपको। तो थोड़ा ये साइंस वाला हो गया पोर्शन। संतुलित भोजन की जानकारी, इसका महत्व है। सामान्य रोग, आंतरशोध, अमीबियोसिस, मेट हीमोग्लोबिन, एनीमिया, फ्लोरोसिस, मलेरिया, डेंगू, इनके कारण क्या है, बचाव के उपाय क्या है, प्लस पोलियो अभियान है। ये कुछ रोगों के नाम दे रखे हैं, तो फिर आपको ये रोग ही पढ़ने। इन रोगों के कारण क्या है, बैक्टीरिया से हो रहा है, वायरस से हो रहा है, किसी अन्य कारण से हो रहा है ना, और बचाव के उपाय क्या है ना। तो भाई ये टॉपिक हैं, ये ज्यादा टॉपिक दे रखे हैं इसके अंदर, लेकिन ये बड़े टॉपिक नहीं है, इसलिए आप पहले से ही इसका और ये अध्ययन करना है कि मुझे ये जो भाग है ये कितने दिन में पूरा करना है। ये नहीं लास्ट तक बैठे रहो आप, है ना। ये देखो भरा पड़ा है ये। सजीव जगत, पादप और जंतुओं के संगठन के स्तर, सजीवों की विविधता, राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी, राज्य पशु, ये एक पेज का टॉपिक है ये सारा। राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी और राज्य पशु। नाम 4 दे दिए तो क्या हुआ? राज्य पशु की कितनी लाइन याद करोगे आप? 4 या 5 लाइन। राज्य पक्षी कितनी लाइन याद करोगे? 4 लाइनें हैं। राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष की भाई 10 लाइन याद कर लोगे, 10 कर लोगे, और क्या होगा इससे ज्यादा। संरक्षित वन क्षेत्र और वन्य जीव, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, बाघ संरक्षित क्षेत्र और विश्व धरोहर है। ये बड़ा टॉपिक है ये। अब ये बड़ा टॉपिक है, तो इस ऊपर वाले जो टॉपिक है इसमें टाइम कम ले आप,
इसमें टाइम ले लो आप। इनकी जानकारी पादप और जंतुओं पादप और जंतुओं की जातियों का संरक्षण और कृषि पद्धतियां, कृषि की क्या क्या पद्धतियां हैं। तो ये जियोग्राफी से संबंधित भाग है। ये वो ऊपर क्या था, आर्ट एंड कल्चर का था। ये सब मिला के ईवीएस के पार्ट है। ये थोड़ा साइंस से संबंधित पार्ट हो गया। ये जल, क्या जल, जल वन नम भूमि मरुस्थल की मूलभूत जानकारी। कौन सा जल क्षेत्र होगा, कौन सा वन क्षेत्र होगा, कौन सी नम भूमियां होंगी, मरुस्थल, इसकी विशेषताएं क्या होंगी, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण और उनका नियंत्रण। प्रदूषण तो पढ़ते ही आए हैं स्कूल टाइम में, निबंध ही अपन ने इस पे लिखा है हमेशा। जल के गुण, जल के स्रोत, जल प्रबंधन, राजस्थान में कलात्मक जल स्रोत, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पेयजल और सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं, इसके बारे में पढ़ोगे आप। तो ये टॉपिक थोड़ा छोटा थोड़ी है, सिंचाई के स्रोत हैं। हमारी पृथ्वी व अंतरिक्ष, सौर परिवार और भारत के अंतरिक्ष यात्री, बड़ा अच्छा टॉपिक है, लिमिटेड टॉपिक है, याद करना। पर्वतारोहण, पर्वतारोहण में कठिनाइयां और काम में आने वाले औजार और भारत की प्रमुख महिला पर्वतारोही। ये इससे संबंधित है कि जब आप पर्वत पे चढ़ते हो तो आपके सामने कौन सी कठिनाई होती है, आप कौन से औजार काम में लेते हैं, और भारत की प्रमुख महिला पर्वतारोही। अगले ने आसान कम काम कर दिया, आपको महिला महिला याद करनी है। पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र और संकल्पना, जिसमें पर्यावरण अध्ययन का महत्व, अब जो पर्यावरण अध्ययन में जो अपने बातें पढ़ी हैं, अब इसका पर्यावरण अध्ययन का महत्व क्या है, समाकलित पर्यावरण अध्ययन क्या है, पर्यावरण शिक्षा के अधिगम सिद्धांत कौन कौन से हैं, मतलब पर्यावरण शिक्षा को सीखने के सिद्धांत कौन कौन से हैं, पर्यावरण अध्ययन का विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों के साथ अंतर संबंध और क्षेत्र। मतलब पर्यावरण अध्ययन है वो विज्ञान के साथ और सामाजिक विज्ञान, ये जो दो विषय है इनके साथ इसका क्या संबंध है, वो भी हमें पढ़ना है। पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र, संकल्पना प्रस्तुतिकरण के उपागम, क्रियाकलाप, प्रयोग व प्रायोगिक कार्य, चर्चा। वही सतत समग्र और सतत मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री, शिक्षण की समस्याएं, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। ये जो टीचिंग मेथड वाला पार्ट है ना, ये आपके एक बार आपने पढ़ लिया, थोड़ा बहुत ही कुछ चेंज होता है वो, और हर जगह काम आएगा। हर पार्ट के अंदर कुछ है, कुछ प्रश्न इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, वो इसका जो लेवल होगा वो भी क्या होगा, कक्षा 10 का होगा। ये आपका सिलेबस था। इस सिलेबस पे आपको मंथन करना है, इस पे आपको विचार करना है। हम भी कोशिश करेंगे, हालांकि कोर्स अवेलेबल है, आप बिल्कुल कोर्स लीजिए। टेस्ट सीरीज उसके अंदर फ्री है, जिसने कोर्स लिया है उसको टेस्ट के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से भी खूब इसको सॉल्यूशन करेंगे। लगातार आप जुड़े रहिए। आप सबसे अच्छी बात तो यह है, कोर्स की वैलिडिटी 2 साल है। तो ओके, धन्यवाद, मिलते हैं फिर।